तो लास्ट के लेक्चर्स में अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर अपन ने सीखी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी, रॉड का सीखा था कि उसके सेंटर पे आता है, अपन इंटीग्रेट करके निकाला था। इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखा चुका था जब अपन वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ये सीखा था कि जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उनको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल लोकेशंस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल सब लिखा दिए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कैसे फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव। और इन सारे कंजर्वेटिव फोर्स के कोरिस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी कही थी डिफाइन होती है। जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हर कंजर्वेटिव फोर्स के कोरिस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। ठीक, तो वही चीजें थोड़ी बहुत और सीखनी है कुछ और तरीके से, वही बता रहा हूँ। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको याद दिलाऊं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, है ना। तो ये वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दो पॉइंट्स के बीच आप किसी भी पाथ से लेके जाओ, वर्क डन सेम आएगा। द वर्क डन, साथ साथ लिखते चलो, बाय दीज फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट्स does not depend on path, does not depend on path. The work done by these forces between two points does not depend on path. That is, we do not need, we do not need equation of path to calculate work. एक ही बात है, हमें पाथ की इक्वेशन नहीं चाहिए वर्क कैलकुलेट करने के। This work done only depend on initial and final positions, and we can define, ये सब बातें पहले हो चुकी हैं फिर भी एक बार और लिख लो, we can define corresponding change in potential energy by this work। मतलब मैंने ऐसा लिखना सिखाया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, दैट इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन का नेगेटिव, तो माइनस डेल्टा यू, है ना। क्लोज पाथ के लिए इनका वर्क डन 0 होता है। फॉर क्लोज्ड पाथ, साथ साथ लिखते चलिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। क्लोज पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होता है, क्योंकि जो इनिशियल था वही फाइनल हो गया। तो जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं क्लोज पाथ में मूव करवाऊंगा तो, मतलब अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ऑसिलेट होकर वापस वहीं आ गई जहां से मोशन स्टार्ट हुई थी, तो नेट वर्क डन क्या आएगा? 0, है ना। फॉर क्लोज पाथ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस 0। ये सब बातें पहले हो चुकी थी। कई जगहों पे आपको एक स्टेटमेंट लिखा मिलेगा कि all central forces are conservative in nature। all central forces are conservative in nature। सेंट्रल फोर्स क्या होता है मैं आपको बताऊं तो, कि मान लो कोई फोर्स ऐसा है कि एक पार्टिकल है m1 मास का, उस और ये कोई पॉइंट है C, और वो फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है हमेशा, है ना। ये डिस्टेंस r है अगर,
मतलब ये वो पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट, और ये फोर्स हमेशा इस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो ऐसे फोर्सेस कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस, है ना। इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आर पे डिपेंड करते हैं और वो एक पॉइंट से पास होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अगर सीखोगे 12th में, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो ये सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेज हैं। तो बहुत जगह आपको ये स्टेटमेंट लिखा दिख जाएगा कि ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सही बात है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हर पाथ के लोग वर्क डन निकालेंगे। इफ वी कैलकुलेट वर्क डन अक्रॉस ऑल पॉसिबल पाथ, दो पॉइंट के बीच जितने भी पाथ पॉसिबल हैं, और दो पॉइंट के बीच कितने पाथ पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। दो पॉइंट के बीच कितने पाथ पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। तो देखो, जैसे मैं कहूँ ना, कोई फोर्स कंजर्वेटिव है और उसके फोर्स के एक्शन के अगेंस्ट एक पार्टिकल ए से बी तक आ रहा है ना। कैसे भी आ सकता है, इस पाथ से आ सकता है, इस पाथ से आ सकता है, इस पाथ से आ सकता है, ऐसे आ सकता है, बहुत से टाइप के पाथ हो सकते हैं। तो मैं किसी भी पाथ से आऊं, 1 2 3 4, है ना, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू वर्क डन बाय 4 एंड सो ऑन। अगर फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। और अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो ये सारे वर्क डन सेम नहीं आएंगे, है ना। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डिफरेंट आएंगे, हो सकता है बाई चांस एक दो सेम आ जाए, मतलब मे बी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, और हो सकता है पाथ वन और पाथ फोर का वर्क सेम आ जाए बाई चांस, बाई कैलकुलेशन। बट ऐसा नहीं होगा कि सारे पाथ का वर्क डन सेम होगा, सबका सेम नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी ऐसा हो सकता है कि दो पाथ का वर्क डन सेम हो जाए, बट ऐसा हर पाथ के लिए नहीं होगा। अगर हर पाथ के लिए हुआ तो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। मेरी बात समझ में आई। मान लो 100 पाथ है ना, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो 100 के लिए वर्क डन सेम आएगा। बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऐसा हो सकता है 100 के लिए डिफरेंट आए, ऐसा हो सकता है कि 97 के लिए डिफरेंट आए और 3 के लिए सेम आ जाए। बट अगर दो पॉइंट के बीच किसी पाथ के लिए वर्क डन डिफरेंट आ गया तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो जरूरी नहीं है, अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा आ जाए कि वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स along टू paths इज सेम, दो पाथ के लिए वर्क डन सेम है, तो क्या ये फोर्स फिक्स है कि कंजर्वेटिव हो? नहीं, वो नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन ऑल पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेम, तो वर्क फोर्स कंजर्वेटिव होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ट्रू फॉल्स के हिसाब से, अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स between work done by conservative force for displacement between two points is same for all paths. Work done by conservative force for displacement between two points is same for all paths. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। दूसरा, एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय अ फोर्स is same for two paths between two points. Work done by a force, dose नहीं force, work done by a force is same for two paths between two points। और मैं इसके दो क्वेश्चन टाइप के लिख रहा हूँ। फोर्स may be conservative, दूसरा फोर्स
मस्ट बी कंजर्वेटिव। तीसरा, फोर्स मे बी नॉन कंजर्वेटिव। चौथा, फोर्स मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। ये चार कुछ क्वेश्चन में आपको अगर ट्रू फॉल्स लिखना हो कि दो पॉइंट्स के बीच दो डिफरेंट पाथ से जो वर्क डन है वो सेम आया है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है फोर्स कंजर्वेटिव हो, बिल्कुल सही है। फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सिर्फ दो पाथ के लिए नहीं, हर पाथ के लिए वर्क सेम होना चाहिए। तो दो पाथ से अपन नहीं कह सकते हमेशा वो फोर्स कंजर्वेटिव है। फोर्स में भी नॉन कंजर्वेटिव बिल्कुल सही हो सकता है बाई चांस दो पाथ के लिए मैथमेटिकली सॉल्व होकर वो फोर्स कंजर्वेटिव आ जाए, मतलब वर्क डन सेम आ जाए, बट इसका ये मतलब नहीं है बाकी हर पाथ के लिए सेम आएगा। हमें पाथ की इंफॉर्मेशन ही नहीं चाहिए होनी चाहिए, तो हम कहेंगे फोर्स कंजर्वेटिव है। फोर्स मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव, फॉल्स। तो फोर्स कंजर्वेटिव भी हो सकता है, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन था। तो हमारे अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या सीखा, अब लिख लेना बाद में, मैं भेज दूंगा स्लाइड्स। कि उसके लिए जो वर्क डन लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस डेल्टा यू, है ना, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने पास अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है तो हम उसके कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा यू का फंक्शन। वी कैन कैलकुलेट फंक्शन फॉर पोटेंशियल एनर्जी बाय गिवन इक्वेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की गिवन इक्वेशन से हम पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकालेंगे? तो अपन जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी du विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr या ds, एक ही बात है। ds लिखो या dr लिखो, एक ही बात है। dr मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ds इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा। तो जो डेल्टा u आएगा दैट इज माइनस f डॉट ds। कहां से कहां? इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल से फाइनल तक ये डेल्टा यू का फंक्शन आएगा। या अगर आपको कहीं पे रेफरेंस पता है, आप ऐसा लिख सकते हो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस, इनिशियल से फाइनल। तो अगर फोर्स का फंक्शन पता है तो मैं उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बता सकता हूँ बिना पाथ की इंफॉर्मेशन के, कि जो हमने डीएस डिस्प्लेसमेंट लिया है इनिशियल से फाइनल वो किस पाथ के अलोंग। जैसे आपने एमजी में किया था, स्प्रिंग फोर्स में किया था, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो मैं एग्जांपल लेके आ, देखना ध्यान से। जैसे मान लो फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये फोर्स का फंक्शन है। क्वेश्चन है चेक इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। चेक कीजिए कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। इफ कंजर्वेटिव फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा मैं एक काम करता हूं ना कि ये क्वेश्चन कॉमन कर देता हूं और मैं ऐसे तीन चार इक्वेशन आपको सॉल्व करवा देता हूं। ये क्वेश्चन कॉमन है कि चेक इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, और इफ कंजर्वेटिव फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसा पहला फोर्स आपको दिया है एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो कैसे चेक करेंगे? एक मेथड अभी सिखा रहा हूँ, एक मेथड लास्ट में और सिखाऊंगा, वो ज्यादा आसान है। अपने कोर्स में ये वाला मेथड तो अपन ने सीखा है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका वर्क कैलकुलेट करने के लिए पाथ की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करने के लिए पाथ की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो अपन इसका वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क डन जो अपन यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या वर्क डन लिखो तो ऐसा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस एफ डॉट
ds डेल्टा यू नहीं लिखना चाहिए, इसका वर्क डन नहीं लिखना चाहिए। इस फोर्स का वर्क डन क्या लिखोगे? वर्क डन, किसी भी फोर्स का वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब इसका वर्क डन निकाल रहे हैं इस फोर्स का, देखते हैं पाथ चाहिए या नहीं चाहिए। इज इक्वल टू फोर्स लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये फोर्स लिख दिया। तो मैं सिंपली इस फोर्स का वर्क डन निकाल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट डी एस वेक्टर, बेटा डी एस वेक्टर को मैं क्या लिख पाऊंगा, पहले भी लिखना सिखा चुका हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, दो इंटीग्रल बन गए सेपरेटली, इंटीग्रेट कर लो, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, और मैं अगर कहूँ कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस एक कांस्टेंट है ना। सोच के देखो, आपने ये आपको सिर्फ फोर्स का फंक्शन दिया था, आपने किसी एक्स से दूसरे एक्स तक इसका वर्क डन निकाल दिया, ये रहा सामने। क्या आपको पाथ की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं, इस इंटीग्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ वाज नॉट अलाउड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ वाज नॉट रिक्वायर्ड, पाथ की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। सो फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। और अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस ऑफ वर्क डन, और माइनस ऑफ वर्क डन को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन के साथ माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट सी डैश, है ना, रेफरेंस आपको दिया होगा तो आप वहां सी डैश की वैल्यू बता सकते हो, यू जीरो का होगा, बाकी अपन ये इक्वेशन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में, माइनस डेल्टा है ना, यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखना और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे दूसरे केस में आपको फोर्स दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, ये फोर्स दिया हुआ, वापस वही सवाल है, तो आप पहले वर्क डन निकालोगे, एफ डॉट डी एस क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा प्लस 2y dy, क्यों, क्योंकि ds वेक्टर वापस क्या लिखोगे, dx आई कैप प्लस dy जे कैप, तो आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला जे कैप वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आई कैप ये जे कैप, इंटीग्रेट हो जाएगा, ये क्या बनेगा एक्स क्यूब बाय 3, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये वर्क आ गया, वापस u का फंक्शन क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये रही इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा एक और फोर्स दे देता हूँ, फोर्स इक्वल टू मान लो बेटा ये दिया हुआ है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स का फंक्शन है ना, दिस इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आर की टर्म में, आर वेक्टर की टर्म में, तो वापस इसका वर्क डन निकाल लेते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर लिख देंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे आर स्क्वायर बाय डी आर, तो ये बनेगा बेटा माइनस जी m1 m2 बाय आर, आर की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन आर की पावर -1 अपॉन -1 करके, तो ये -1 प्लस कांस्टेंट, ये क्या आ गया, वर्क डन, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जी m1 m2 बाय आर, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने कहा था याद करो कि ये किसी भी दो पार्टिकल के बीच कंजर्वेटिव है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। तो ये जो मैंने सारे फोर्सेस लिखे हैं, इन सारे फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करने के लिए पाथ की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, इसीलिए फोर्स कंजर्वेटिव है। अब देखो मैं चौथा एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लो बेटा फोर्स दिया हुआ है एक्स वाई आई कैप, ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको अभी जो सिखाया है कि इसका वर्क डन निकालते हैं, माइनस एफ डॉट डी एस कर लेते हैं, एक्स वाई आई कैप माइनस डी एस को वापस वही लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डी एस होता ही है, मल्टीप्लाई करो,
आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये हुआ एक्स वाई आई कैप, और जे कैप तो कंपोनेंट है ही नहीं, सॉरी एक्स वाई आई कैप नहीं, एक्स वाई हट गया, और एक्स वाई इंटू डी एक्स आई कैप, डी एक्स वाई इंटू डी एक्स, ये बचा इंटीग्रल। अब ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ध्यान से देखो, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, y को आपको dx की टर्म में इंटीग्रेट करना नहीं आता, दिस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, आपका पेन रुक जाएगा। बात समझ में आती है? यहाँ के आगे अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बोलो, है ना, यहाँ तक आके पेन रुक गया, अब आगे नहीं चल सकते। अब देखना आगे चलने के लिए क्या चाहिए, सुनना ध्यान से, लिखने का टाइम बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। cannot be integrated, cannot be integrated without a relation between x and y, that is path, पाथ के बिना इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए। मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू एक्स, पहला पाथ ये दिया हुआ है कि पाथ कौन सा है, y इक्वल टू एक्स पाथ है, तो देखो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह x रख दो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता दूसरा पाथ, तो देखो वर्क डन कितना आता है, ये बन जाता है एक्स क्यूब डी एक्स, दैट इज एक्स 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट, देखो वर्क डन दूसरा कुछ और आ गया, सी y इज इक्वल टू रूट एक्स होता, ये एक्सप्रेशन होता y और x के बीच, तो वर्क डन क्या बनता, y की जगह रूट एक्स रख दो, तो रूट एक्स और x, तो x की पावर 3/2 बन गया, इसका इंटीग्रेशन ये बन गया x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। देखो हर पाथ के हिसाब से वर्क डन डिफरेंट आ रहा है, पहला पाथ ये है y इक्वल टू एक्स, दूसरा पाथ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पाथ की इक्वेशन है, y और x के बीच का रिलेशन, तीसरा पाथ y इक्वल टू रूट एक्स है, हर पाथ के लॉन्ग वर्क डन का फंक्शन डिफरेंट बन रहा है, सो इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विदाउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो इसका मतलब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क मिलेगा, सो दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, so force is नॉन कंजर्वेटिव, ये फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। सोच के देखो, फ्रिक्शन का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रिक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव ना, अगर मैं कहूँ काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क निकालना है डिफरेंट डिफरेंट मोशन में, तो वो भी कैसा आएगा, नॉन कंजर्वेटिव। फिर एक बहुत ही अच्छा सवाल आता है जिस तरीके से आपको अभी के स्टैंडर्ड पर याद रखना पड़ेगा, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12th में आप जाओगे तो ये इंटीग्रेशन सीख जाओगे, अभी अपने को पता होना चाहिए, बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फोर्स ये दे दे वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना, तो आप तो वर्क डन निकालोगे, आपको तो यही बताया है, तो आपको हो गया एफ इंटू डी एस, एफ को लिखोगे आप वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एस को लिखोगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये बनेगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि y dx के टर्म में लिखा हुआ है, x dy के टर्म में लिखा हुआ है, तो आप कहोगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए पाथ की रिक्वायरमेंट है, बोलो कि नहीं, हाँ कि नहीं, मानते हो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पाथ की रिक्वायरमेंट है, x और y के बीच का रिलेशन, मानते हो ना, उसके बिना इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मतलब ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको बिना पाथ के रिक्वायरमेंट के इंटीग्रेट कर सकते, ये अपने को पता होना चाहिए, अभी के लेवल पे अपने को याद रखना, इसको परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई
ना, एक्स वाई को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं या डी वाई डी एक्स छोड़ो, मैं यहाँ पे सिंपली कहूँ कि डी ऑफ एक्स वाई को क्या लिखोगे, डी वाई डी एक्स भी निकाल सकते हो, तो डी वाई डी एक्स ही निकाल दो। तो आप कहोगे सर पहले प्रोडक्ट रूल से इसको एक्सपांड करते हैं, तो आप कहोगे डी एक्स वाई बाई डी एक्स कैन बी एक्सपांडेड एज एक्स को कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1। अगर ये एक्स वाई इक्वल टू दिस दिया हुआ है तो इसका डी वाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो ये आएगा डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब एक काम करो, डी एक्स को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो डी ऑफ एक्स वाई, तो डी एक्स कैंसिल होगा, ये बचेगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, दिस कैन बी रिटन एज डी ऑफ एक्स वाई। क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ एक्स वाई। ये चीज समझ आनी चाहिए कि इसको ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्म को, इसको परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं, इसको ऐसा आप चेंज करके लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। और बेटा मैं कहूँ इंटीग्रेशन डी एम क्या होता है, तो एम। मैं कहूँ इंटीग्रेशन डी पी क्या होगा, तो पी। मैं कहूँ इंटीग्रेशन डी वी क्या होगा, तो वी। मैं उसी तरह कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई क्या होगा, तो एक्स वाई। हो गया दोस्तों। तो इस वर्क डन के लिए पाथ की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये पता होना चाहिए कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन ये बनता है एक्स वाई, है ना। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया और मुझे ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यही मिलेगा, है ना। सो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस, सॉरी ये वर्क डन आ गया पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द corresponding potential energy function। कि आपको फोर्स का फंक्शन दिया हुआ था, आपने उसके corresponding potential energy का फंक्शन निकाल लिया without information of path, so this force is conservative, so this force is conservative। ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे 12th में जाओगे तो आपकी बहुत इजीली सीख जाओगे कि ऐसे इसको करते हैं, अभी के हिसाब से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ आई। ये टॉपिक अपन ने क्या सीखा कि अपने को कंजर्वेटिव फोर्स का फंक्शन दिया हुआ था और हमने डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क कैलकुलेट किया। अगर हम वर्क कैलकुलेट कर पाए तो हमने कहा बिना पाथ के, तो हमने कहा कि फोर्स कंजर्वेटिव है और हम उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू। और अगर हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए, जैसे कि इस केस में हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए बिना पाथ के इंफॉर्मेशन के, तो हम कहेंगे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है ना। तो मतलब ये हमें इसके लिए पाथ चाहिए, हर पाथ के लिए वर्क डन डिफरेंट आएगा। कोई डाउट किसी को तो पूछिए, वरना आगे चलेंगे। पता होना चाहिए। देखो ये सब 12th में बहुत आसान हो जाएगा एक्चुअली में, अभी थोड़ा बहुत अपने को कई बार इंटीग्रेशन में आपको लगेगा कि ऐसे कैसे देख सकते हैं। लास्ट में एक मेथड बताऊंगा कंजर्वेटिव चेक करने का, और वो सबसे आसान होता है, बट वो अपने कोर्स में नहीं है, बट अपना पेपर ऑब्जेक्टिव है तो अपन वो मेथड लगा सकते हैं। सब्जेक्टिव में अगर आप उस मेथड से लेके आओगे आते पेपर में तो आपको नंबर नहीं मिलते। सब्जेक्टिव में अपने को अपने लेवल पे इसी मेथड से करना पड़ेगा, उसका वर्क डन निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। मान लो बेटा आपको फोर्स का फंक्शन ये दिया हुआ है, F इज इक्वल टू एक मिनट, ऐसा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है फोर्स का फंक्शन, है ना। F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ। और आपको ये चेक करके बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बताना है। तो देखो ध्यान से, इसके लिए ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊं
ये y है और ये x है, और मैं कोई जनरल पॉइंट सेलेक्ट करूं P, जिस पॉइंट को मैं x, y लिख सकता हूं, है ना। तो ये जो डिस्टेंस आती है ना, ये डिस्टेंस, ये r आती है। r डिस्टेंस अगर मैं लिखूं तो इस r डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर ये थीटा एंगल पे है तो ये जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको मैं लिख सकता हूं r cos थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं r sin थीटा, है ना। ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर यहां से देखो ध्यान से कि अगर मैं लिखूं कि cos थीटा, क्या लिखोगे, cos थीटा, तो cos थीटा विल बी x अपॉन r, और ये r है। और sin थीटा क्या लिखोगे, sin थीटा विल बी y अपॉन r, और r अपने को पता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ, दिस इज x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप थीटा की टर्म, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा सोच के देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा जे कैप। ये फोर्स का फंक्शन है, ये फोर्स इक्वल टू cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। तो एफ को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप इंटू डी आर को, डी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर छोटा डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, तो इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो, कैसे, कि मैं dx को लिख सकता हूँ, सोच के देखो, जैसे x को लिखा था ना r cos थीटा, तो इसको मैं dr cos थीटा भी लिख सकता हूँ और dr sin थीटा भी लिख सकता हूँ, ऐसे करके। अभी आप इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे एक्चुअली, है ना। तो मैं इसका एक और मेथड अभी सिखा रहा हूँ कि कैसे कंजर्वेटिव चेक करेंगे, ठीक है। देखो बताता हूँ, अदर मेथड टू चेक, अदर मेथड टू चेक कंजर्वेटिव फोर्स। एक ऑपरेटर डिफाइन किया गया है जिसको ऐसा लिखते हैं नेबुला, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, नेबुला ऑपरेटर, इसको नेबुला रीड करते हैं। ये अपने कोर्स में नहीं है, बट इससे चेक करना बहुत आसान होता है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि माइनस डेल वाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, या फिर माइनस बाहर कॉमन ले लो, सो इट इज डेल वाई। बताता हूँ अभी क्या है, ये परेशान मत होना, ये इंफॉर्मेटिव है बस। माइनस नहीं सॉरी, इसमें माइनस नहीं आता, प्लस ही है, नेबुला यही है, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं, ये नेबुला ऑपरेटर कहते हैं इसको। इसको उल्टा डेल्टा के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये जो डेल्टा आप लिखते थे उसको ऐसे लिख दीजिए, इसको नेबुला ऑपरेटर कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब समझो, पहले ये समझ लो क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या होता है, ये भी काम आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये सिलेबस में नहीं है,
कैलकुलस में थोड़ा बहुत सीखोगे बट कॉलेज में सीखना होता है, बट अपने को बस बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि 12th में थोड़ा बहुत काम है। मान लो मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ, फंक्शन इक्वल टू या y इज इक्वल टू समथिंग, एक फंक्शन है कि फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ऐसा दिया हुआ है और मैं आपसे कहूँ ना कि डेल एफ बाई डेल एक्स कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब है कि f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना। सुनना इसका मतलब, जब f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो x के अलावा सब कुछ कांस्टेंट मानते हैं। इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट करना। पार्शियल डिफरेंशिएट का मतलब होता है जिसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके अलावा सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। उसके अलावा सबको क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे उसके अलावा क्या क्या है, तो उसके अलावा y है, तो यहाँ पे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और बिल्कुल रूल वैसा ही लगेगा जैसे डिफरेंशिएशन में लगता है। डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट एक टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो बाहर आ जाता है। ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to x, means other terms are treated as constant. बाकी टर्म को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब अगर मैं इसको करूं तो आप कहोगे सर इसको करना है डी डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब देखो मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई है, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस दूसरी टर्म वाई क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया, तो आंसर आया 2x। एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गया? 2xy। चलो मैं इसी एफ का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, ध्यान से सुनते चलो बस। ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने का मतलब कि y वेरिएबल है और उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। क्या है उसके अलावा? x। फर्स्ट टर्म का देखो, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई dy 1 प्लस दूसरे टर्म में y क्यूब है, ये क्या बन जाएगा? 3y²। जिसके टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाता है वो वेरिएबल माना जाता है, उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और करेंगे, मान लो आपके पास लिखा हुआ है फंक्शन इक्वल टू समथिंग 2x² yz प्लस xyz² प्लस z³ ये लिखा हुआ है, इसमें x y z तीनों। मैं आपसे कहूं कि f को x की टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो सोचो क्या करेंगे? x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म में 2yz कांस्टेंट आ गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x के टर्म में कर रहे हैं। सेकेंड टर्म में yz² कांस्टेंट आ गया, x का डेरिवेटिव 1, और थर्ड टर्म पूरा ही कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो x के टर्म में इसका डेरिवेटिव आ गया बेटा 4xyz प्लस yz²। देखना y के टर्म में कर रहा हूँ, y के टर्म में फर्स्ट टर्म करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में देखो y के टर्म में करेंगे तो 2x² z कांस्टेंट है, 2x² z कांस्टेंट आया और y का डेरिवेटिव तो 1 होगा, प्लस सेकेंड टर्म में वापस xz² कांस्टेंट आया और y का डेरिवेटिव 1 होगा और थर्ड टर्म कांस्टेंट है 0, सो इट इज 2x² z प्लस xz²। अब देखना z के टर्म में कर रहे हैं, z के टर्म में लिखे तो फर्स्ट टर्म में z वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये 2x² y आ गया। दूसरे टर्म में xy कांस्टेंट है, z² का डेरिवेटिव 2z, और तीसरा टर्म में zq है तो इसका 3z²। ये बन गया 2x² y प्लस 2xyz प्लस 3z। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। कोई दिक्कत किसी को? पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसमें? बात समझ आ गई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव?
है ना, जिसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है उसको वेरिएबल, बाकी सबको कांस्टेंट, है ना। अब देखना ये मेथड क्या कहता है, सुनना। ये मेथड कहता है कि ये एक नेबुला वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप दिया हुआ, इफ उस फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें जो फोर्स आपके सामने दिया हुआ है नेबुला के साथ, और ये 0 आ गया, तो फोर्स कंजर्वेटिव है। और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो आ गया तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ये मेथड है फोर्स कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव को चेक करने का, है ना। और ये जो अपन ये निकाल रहे हैं ना, नेबुला क्रॉस एफ, इसको कहते हैं कर्ल कैलकुलेट करना, कर्ल ऑफ फोर्स। बस आपको नाम जानना है, कोई काम का नहीं है, कि अगर उस फोर्स का कर्ल 0 हो गया तो फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर उस फोर्स का कर्ल नॉन जीरो हुआ तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है ना। तो इसको अगर कर्ल से कैलकुलेट करें तो भी सेम है। जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे। अरे बेटा सिंबल है, जैसे प्लस को ऐसे लिखते हैं ना, प्लस को ऐसे लिखते हैं, माइनस को ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखते हैं, डिवीजन को ऐसे लिखते हैं, तो नेबुला को ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में? लिखने का सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, ठीक है। चलो सिंबल है वो, सिंबल। चलो ये मेथड है नहीं अपने कोर्स में, आपके मॉडल में नहीं दिया होगा, बट इससे आसान रहता है करना। मान लो आपके सामने फोर्स दे दिया F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, ये फोर्स है। आप जानते हो ये फोर्स कंजर्वेटिव आएगा इंटीग्रेशन वाले मेथड से, तो यहां से भी सेम आना चाहिए। देखो नेबुला क्रॉस एफ कैलकुलेट करते हैं, तो आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। नेबुला है मतलब यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे डेल बाय डेल वाई, यहाँ पे डेल बाय डेल जेड। पहला वेक्टर को लिख दिया और दूसरा वेक्टर एफ वेक्टर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 0। ये फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वेक्टर लिख दिया, सेकंड लाइन में सेकंड वेक्टर लिख दिया, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब सॉल्व करो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट ये 0, और ये बन गया डेल बाय डेल जेड ऑफ 2y माइनस जे कैप, जैसे क्रॉस निकालते थे वैसे ही, जे कैप का डेल बाय डेल एक्स ऑफ 0 माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्लस के कैप यहां से डेल बाय ये 2y का x के टर्म में, और माइनस डेल बाय डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तीन टर्म बनेगी, है ना। पहले इसके टर्म में लिखा इन दोनों के लिए, फिर इसके टर्म में लिखा, फिर इसके टर्म में लिखा। देखो ये तीनों टर्म क्या क्या बन रही है। फर्स्ट टर्म आई कैप के साथ ये 0, और 2y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 0। क्यों? क्योंकि 2y का y कांस्टेंट हो, माइनस जे कैप। ध्यान से देखो ये टर्म 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव z के टर्म में 0 माइनस 0, और ये भी 0, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव। आपको सर पिछला मेथड ज्यादा आसान था, बिल्कुल सही बात है, इसलिए वही यूज भी करेंगे। बट कई बार आपको अगर लगेगा कि पता नहीं ये इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा, तब ये मेथड काम आएगा। जैसे देखो मैंने ये फोर्स बताया था, F इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। मान लो आपको ना दिख रहा हो कि ये इंटीग्रेट होगा या नहीं, इससे कर लो। ये डेल बाय डेल एक्स, ये डेल बाय डेल वाई, और ये डेल बाय डेल जेड। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। ध्यान से देखना, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना y, ये कितना x, ये कितना 0। सॉल्व करो। आई कैप 0 माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड, माइनस जे कैप 0, क्योंकि 0 इंटू डी एक्स है, माइनस डेल वाई बाय डेल जेड, और प्लस के कैप के साथ क्या लिखोगे, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वाई अपॉन डेल वाई। ये बन रहा है।
देखो ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, और ये टर्म भी 1 - 1 होके क्या है 0। इसका मतलब फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब ये क्वेश्चन करते हैं जो अपन यहाँ सीख रहे थे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 0। इसको अगर ओपन करें तो आई कैप का कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म तो 0, और ये सेकेंड टर्म भी देखो 0 आएगी, z के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव तो 0, तो आई कैप का कोफिशिएंट तो 0 हो गया, माइनस जे कैप 0 का dx के रिलेशन में 0, और फिर इनका आपस में dz के रिस्पेक्ट में इसका ये भी 0 है, और प्लस के कैप, बस एक ही टर्म बच रही है, के कैप के लिए लिख रहे हैं, ये बन रहा है डेल वाई अपॉन या डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये टर्म बच रही है बस z वाले के रिस्पेक्ट में, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अगर ये टर्म सॉल्व होके 0 बनती है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर ये फोर्स सॉल्व होके 0 नहीं बनती है तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो ये बन रहा है टर्म डी डेल बाय डेल एक्स ऑफ y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका x के टर्म में डेरिवेटिव माइनस इसका y के टर्म में डेरिवेटिव, ऐसा इसका x के टर्म में डेरिवेटिव और इसका y के टर्म में डेरिवेटिव। अपने को डिवीजन रूल आता है, याद करो। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा बेटा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे का काम तो हो गया। अब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर में लिखूंगा पहले जो ऊपर लिखा है उसका डेरिवेटिव, तो इसको कांस्टेंट इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस जो ऊपर लिखा है वो कांस्टेंट इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये फर्स्ट टर्म को ओपन किया है और ये सेकेंड टर्म को ओपन किया है। इसमें भी नीचे बिल्कुल वैसा ही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर जो ऊपर लिखा है उसका डेरिवेटिव पहले, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल एक्स अपॉन डेल वाई, सिंपल बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखते चलना, अपॉन ऊपर वाले को कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये टर्म 0 बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0, और ये टर्म भी 0 बन जाएगी, है ना। अब देखो क्या क्या बच रहा है इसके अंदर, ये y तो कांस्टेंट है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। x के टर्म में करना है मतलब y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x के टर्म में इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखो क्या बनेगा, y इंटू माइनस साइन है, y इंटू 1/2 चेन रूल से 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, रूट एक्स के टर्म में करना है इसको, 1/√x इंटू चेन रूल से करेंगे, फिर अंदर चलेंगे, बचेगा 2x, ये बनेगा माइनस साइन के साथ 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स बाहर है, और ये बनेगा इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये बनेगा बेटा 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो ये बच रहा है माइनस एक्स वाई
अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये 0 है, मतलब फोर्स कंजर्वेटिव। तुम्हारा दिमाग सन्नाटे में चला गया होगा एक्चुअली में। एक बार करके देखना, जैसे मैंने सिखाया, सिंपल सा डिवीजन रूल लगाया पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब ये इंटीग्रेट हो सकता है, कैन बी इंटीग्रेटेड, और एक्चुअली इंटीग्रेट हो सकता है। आपकी लेवल पे मैं भी इसको इंटीग्रेट करना आपको सिखा नहीं पाऊंगा। आप इसको 12th में जाओगे तो आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, करोगे आप यही कि इसको आप आर की टर्म में लिख पाओगे, और फिर अपन इसको थीटा की टर्म में इंटीग्रेट कर लेंगे, डीएक्स को, है ना, थीटा की टर्म में लिख के अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट कैन बी इंटीग्रेटेड, है ना, कैन बी इंटीग्रेटेड। क्यों? क्योंकि इसका मैंने जब कर्ल निकाला तो कर्ल 0 है, तो इसीलिए कई बार ये मेथड यूज करना आसान रहता है। बट ये कई तभी यूज करेंगे ये मेथड जब आपको साफ साफ ना दिख रहा हो। ऐसा लेंदी क्वेश्चन रेयरली आता है। ये जब आप 12th वगैरह में पहुंच जाओगे, एक्चुअली 12th में एक चैप्टर है जिसमें वापस ये चीज आती है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड होगी या नहीं होगी, वहां पे आप इसको और डिटेल में पढ़ते हो। अभी अपने पास बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अपन कैसे बताते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो उसका मेथड ये है कि इसको अपन ऐसा, अपना जो बेसिक मेथड है वो तो ये है कि अपन फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं। अगर उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा, और अगर उसका वर्क डन बिना पाथ के इंफॉर्मेशन के कैलकुलेट किया जाता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। बेसिक सी बात ये है, ठीक है। और इस टाइप का कोई सवाल आ गया तो उसमें ये ध्यान रखना है कि इसको मैं आर की टर्म में चेंज कर सकता हूँ। ये एक्चुअली यहाँ थीटा में चेंज हो जाएगा और फिर ये इंटीग्रेट हो पाएगा आगे चल के। डी आर को चेंज करके लिख देंगे पैरामीट्रिक फॉर्म से, तो ये इंटीग्रेट हो सकता है। अभी मैं आपको वो इंटीग्रेशन सिखा नहीं सकता एक्चुअली, ना, तो आप 12th में जाओगे तो इजीली मैथ्स में सीख जाओगे। इसको ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इस मेथड से भी। मैंने ये मेथड इसलिए सिखाया कि कभी कहीं फंस ही जाओ कि कैसे कर्ल कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये फोर्स चेक करेंगे, बिल्कुल इंटीग्रेट हो ही ना रहा हो, तो उसके लिए ये मेथड है कि उसका डेरिवेटिव करके चेक कर लो कि अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। बोलो भाई, सुनो आगे क्या सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अभी मैंने आपको सिखाया कि आपके पास फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है और आपको फोर्स के फंक्शन से ये जज करके बताना था कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम उसके कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। ये सीखा तुमने, डन? बोलो भाई, अरे बोलो। अभी अपन ने ये सीखा कि हमारे पास फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है। क्या सीखा है कि फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है और हमने ये सोचा कि क्या वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, और अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम उसके कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ये सीखा है अभी। अब क्या सीखेंगे? अब मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। आपसे कहा जाए बताओ इसके कोरेस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा। फाइंड expression for force using expression for potential energy। कि फोर्स का फंक्शन बताना है अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा हो तो। ये चीज वापस एक बार 12th में आएगी जब अपन 12th का पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, है ना। देखो ध्यान से क्या करते हैं। अपन ये तो जानते हैं कि du जो है, du, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस एफ डॉट डी आर। du क्या लिख सकता हूं? माइनस एफ डॉट डी आर। और डी आर वेक्टर आप जानते हो, डी आर वेक्टर या डी एस वेक्टर एक ही है। डी आर वेक्टर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये लिखा हुआ है डी यू इज इक्वल टू, डी यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। इसको मैं ओपन करूं तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई
जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो डी यू को मैं कैसे लिख सकता हूं कि माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड, तीनों के लिए सेपरेटली करके तीनों को इंटीग्रेट कर लिया। तो ये अपने पास फोर्स का फंक्शन था, अपन ने उससे क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। मान लो बेटा मैं आपसे कहता कि फोर्स का y और z कंपोनेंट नहीं है, मान लो फोर्स का Fy और Fz 0 है, तो क्या बनता। मान लो मैं आपसे कहूं इफ Fy एंड Fz आर 0 मान लेते हैं, तो क्या लिखते हैं कि du इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स, यही लिखते हैं, du इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, du अपॉन डी एक्स, क्या लिख सकते हैं, du अपॉन डी एक्स। या मैं इसको सही सही लिखूं तो मैंने उसको 0 माना है, इसका मतलब मैं एक्चुअली ये कह रहा हूं कि फोर्स का वेरिएशन अभी सिर्फ एक्स के साथ निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली मैं इसको ऐसा सोच सकता हूं कि अगर मैं u के फंक्शन को x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं तो फोर्स का x कंपोनेंट आएगा। x के साथ सॉल्व करें मतलब y और z का वेरिएशन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो x कंपोनेंट आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मुझे फोर्स का y कंपोनेंट निकालना है तो इसको y के साथ डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली, और अगर मुझे फोर्स का z कंपोनेंट निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को z के साथ डिफरेंशिएट है ना। मतलब आप फोर्स वेक्टर को क्या लिख सकते हो देखना, फोर्स वेक्टर इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एक्चुअली मैंने इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स को माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। और यहां से अगर आप u कॉमन ले लो माइनस u, तो ये लिखा हुआ है बेटा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, बाहर लिख लेंगे इसको, एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इंटू यू, तीनों के साथ u का डिफरेंशिएशन, और वापस ये वही नेबुला लिखा हुआ है, तो माइनस नेबुला नहीं भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं, नेबुला u, ये फोर्स वेक्टर आ जाता है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को x, y और z के साथ माइनस साइन के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे फोर्स का फंक्शन आ जाएगा। इसको ऐसा रीड करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, इसको पता है क्या कहते हैं, अगर मैं ये लिख रहा हूं ना F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, इसको कहते हैं फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ आर। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है मान लो रेट ऑफ चेंज, है ना, कि वाई यू के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको भी यही कहते हैं कि फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये इसके साथ कैलकुलेट करना मतलब चलिए हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें डी बाई डी आर। तो अपने को सिंपली क्या जानना है, ये जो बात मैंने यहाँ लिखी है कि अगर अपने को पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है तो उसको एक्स के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन के साथ, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट मिलेगा, वाई के साथ करेंगे तो वाई कंपोनेंट मिलेगा, जेड के साथ करेंगे तो जेड कंपोनेंट मिलेगा। अगर वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है तो सिर्फ एक्स के साथ है तो एक्स का करेंगे, सिर्फ वाई के साथ है तो वाई का करेंगे, सिर्फ जेड के साथ है तो सिर्फ जेड का करेंगे। जैसे ये आपको दिखता मुश्किल है बहुत ही आसान, अभी बताता हूँ कैसे। मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है कि u इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये u का फंक्शन है 2 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब u x के साथ चेंज हो रहा है, बस आपसे कहते हैं फाइंड फोर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ u x के साथ ही तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ फोर्स का x कंपोनेंट आएगा, और क्या आएगा du बाई dx माइनस साइन के साथ, ये माइनस नहीं भूलना है,
तो सिर्फ x के साथ है वेरिएशन, तो x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू इज 2/x²। डिफरेंशिएट करो इसको, तो -2 बाहर आ गया, x की पावर -2 का डेरिवेटिव, तो -2 इंटू एक्स की पावर -3, तो ये आ गया अपने पास 4/x³। यही आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, फोर्स 4/x³, x की पावर -2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 सामने आया और x की पावर -3 हो जाएगा, तो -2 एक पहले से बाहर था और एक और आ गया, तो ये फोर्स का फंक्शन। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दी हुई थी, ये फोर्स आ गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि u जो है उसका फंक्शन दिया हुआ है Gm1m2/r, याद है कौन सा फोर्स है ये, कौन सी है ये? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं आपसे पूछूं उसके कोरिस्पॉन्डिंग फोर्स बताओ, तो भैया r के साथ दिया हुआ है, तो r के साथ डिफरेंशिएट कर लो, du/dr करो सॉल्व, तो -Gm1m2 du/dr, सॉरी du/dr नहीं, d/dr ऑफ 1/r, कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/r का डेरिवेटिव -1/r², कितना आ गया? Gm1m2/r²। देखो याद करो, यही फोर्स था, तो ये फोर्स पता था तो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी, फोर्स को इंटीग्रेट किया तो पोटेंशियल एनर्जी, u को डिफरेंशिएट किया तो फोर्स, x के टर्म में था तो x के टर्म में कर दिया, y के टर्म में था तो y के टर्म में कर देंगे, r के टर्म में था तो r के टर्म में कर देंगे। जैसे मान लो 2 के टर्म में x² प्लस x³ ऐसा दिया हुआ है, u का फंक्शन, मतलब x y दोनों पे डिपेंड करेगा, तो फोर्स का x कंपोनेंट डेल u/डेल x, वही पार्शियल डेरिवेटिव x की टर्म में क्या होगा देखो, तो ये आ जाएगा 2xy, x की टर्म में कर रहे हैं बस, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x, तो माइनस साइन बाहर आएगा, x की टर्म में करो, तो फर्स्ट टर्म है 2xy, सेकेंड टर्म है 3x², y की टर्म में माइनस डेल u/डेल y, माइनस बाहर आ गया, ये बचा x², ये बचा 0, ये अपना i कैप, ये अपना j कैप, तो फोर्स वेक्टर आ गया आपके पास -2xy/3x², ये x कंपोनेंट माइनस x² j कैप, ऐसे करते हैं। अगर 2 के साथ फंक्शन दिया हो तो दोनों के टर्म में सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेंगे, x के टर्म में सेपरेट पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के टर्म में सेपरेट पार्शियल डिफरेंशिएशन। बोलो ये बात समझ में आई क्या? अगर एक से ज्यादा का फंक्शन है तो सिर्फ x का हुआ तो दूसरे टर्म में करने की जरूरत ही नहीं, x के टर्म में करेंगे, y का हुआ तो सिर्फ y के टर्म में करेंगे, z का हुआ तो सिर्फ z के टर्म में करेंगे। तो अगर अपने को पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ तो अपन वहां से फोर्स का फंक्शन बता सकते हैं, कैसे? पार्शियली डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, को दे रहा हूं, अपने आप पता चल जाएगा कितना समझ में आया। मान लो आपको u का फंक्शन दिया हुआ है x² y z³, ये u का फंक्शन है, तो आपको फोर्स के तीनों कंपोनेंट बताने हैं, फाइंड fx, fy और fz, तीनों फंक्शन आ गए तो मतलब फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ गया। सब लोग सॉल्व करो, जितना सीखा उसके हिसाब से सॉल्व करो, सब लोग माइनस डेल u/डेल x करो, फिर माइनस डेल u/डेल y करो, फिर माइनस डेल u/डेल z करो, सब लोग। u का फंक्शन दिया हुआ है x² y z³, तो आपको fx, fy और fz बताना है। फोर्स का x कंपोनेंट माइनस डेल u/डेल x, x के टर्म में करेंगे तो y और z कांस्टेंट है, तो माइनस बाहर लिख लो सबसे पहले, क्योंकि माइनस छूट सकता है, मिस्टेक हो सकती है, तो पहले लिख लिया। x के टर्म में करना है y और z कांस्टेंट, x² का 2x, ये बन गया अपना 2xy z³ i कैप, y के टर्म में माइनस डेल u/डेल y, माइनस लिख दिया बाहर, अब y के टर्म में करना है तो x² z³ कॉमन आ गया, मतलब बाहर आ गया,
y का dy बाई dy 1, ये बन गया अपना माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप और ये एफ जेड, तो माइनस डेल यू बाय डेल जेड। यहाँ क्या क्या कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई, जेड क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर, कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड, ये आया जेड कॉम्पोनेंट, ये एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट। कितने लोगों का सही आ गया था? सही था, गुड, बहुत बढ़िया। यही करना होता है, आसान है। अरे बोलो भाई, यही आते हैं सब। अपने को u का फंक्शन पता है तो अपने को x का फंक्शन बताना है। वो जो पीछे पूरी कहानी सुनाई वो सुन के लगता है कि टॉपिक बहुत मुश्किल है बहुत ही आसान, कि u का फंक्शन दिया होता है, डिफरेंशिएट करके बताना हो। ठीक है, चलो आज क्लास यही फिनिश कर रहे हैं, मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा और थोड़ी देर में होमवर्क बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।